जय श्री कृष्ण। आज हम नायाब ज्योतिष के कुछ सूत्र भी देखेंगे और कुछ भावों का विश्लेषण भी अपन करेंगे। और आज का ये वीडियो होली के पर्व पर ही समझें सभी। आज हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने सभी को बताया है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। अभी मैंने किसी भी प्रकार की यहाँ राशियाँ नहीं बैठाई हैं और ना राशि बैठाई है और ना कोई ग्रह बैठाया है। मैंने केवल भाव रखे हैं और अभी हम जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं वो भावों पर ही केंद्रित है। इस भाव से हम, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको लग्न कहते हैं। लग्न का जो मालिक होता है उसको हम लग्नीश कहते हैं। इस भाव से हमको क्या दिखता है या क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं। इस भाव से हमें जो पता लगता है, सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्वभाव, हमारे रंग रूप, हमारे सोच का क्राइटेरिया क्या है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारा स्वभाव किस प्रकार का रहेगा, हमारी आज सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम कितने, स्वास्थ्य में कितने कारगर रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ का मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ कि लगन किसी भी चार्ट में हम देखें तो लगन का बहुत महत्व होता है। और इसको मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम त्रिकोण का भी भाव मानते हैं और केंद्र का भाव भी मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद जो सेकंड भाव आता है, यहाँ से हम क्या क्या चीज पता करते हैं। तो यहाँ का आज विशेष मेरा जो फोकस है वो सेकंड भाव पर है। तो यहाँ का हम जो देखते हैं, परिवार, जिसको हम कुटुंब कहते हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, इसको हम वाणी भाव भी कहते हैं। इसको हम धन भी कहते हैं, संचित धर्म, धन। इसको हम यदि शरीर के पार्टों में हम यदि देखें तो जो चेहरे का जो भी हिस्सा होता है, चेहरे का जो भी कोई हिस्सा अपना होता है, चेहरे का, वो सारी चीजें हम इसमें केंद्रित करते हैं। लग्न ये हमारा सिर समझ लें, ये जो मस्तिष्क या सिर, ये चेहरा। अब ये चेहरे में, और ये धन भाव है, इसको धन भाव भी कहते हैं, वाणी भाव भी कहते हैं। इसको खान पान का भी कहते हैं, क्योंकि चेहरे के अंदर ही आता है खान पान। कान, मुख, नाक, आंख, जो फिजिकल आंख होती है, मैं यहाँ जो नेत्र ज्योति की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल जो आंख होती है उसकी बात कर रहा हूं। ये सारा इस कंधे से ऊपर का जो जितना भी हिस्सा होता है, या ये कहें कि यहां तक का गले से ऊपर का जो हिस्सा अपना होता है, इसको हम दूसरे भाव से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा भाव होता है धन भाव। अब बात ये आती है कि अब हम कहते हैं कि ज्योतिष में जो मैं विशेष जो चीज बताना चाह रहा हूं, सबका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं, मैं ये कहूंगा, मैं यहाँ ज्योतिष को दो तरीके से बात करते हैं कि भाई इस भाव का मालिक जहां जहां जाएगा वहां क्या फल देगा, एक बात। दूसरी बात, इस भाव के अंदर जो जो ग्रह चले जाएगा, जिस भाव का मालिक जाके बैठ जाएगा वहां क्या फल देगा। अब आपको पहली बात तो मैं, ये दो चीज हो गई, इन चीजों को आप समझने का प्रयास करें, बहुत बारीक है और बहुत मोस्ट चीज है। पहली बात, दूसरे भाव का मालिक गया, एक बात, ये तो एक बात होगी। बात दूसरी होगी
कि दूसरे भाव के अंदर कौन आया, यहां केंद्रित करें आप ज्योतिष को और यहां से समझने का प्रयास करें। यही मेन ज्योतिष है। मैंने हमारी पिछली वीडियो में सबको ये बताया था, फिर मैं बता रहा हूं। और आज जो टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैंने आपको पहली बात बोला है कि मैं आपको आज जो भाव बताऊंगा वो दूसरा भाव बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने कहा है कि परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है, चेहरे से जो भी चीजें आती हैं, जिसमें मुख आ गया, आंख आ गई, कान भी अपन ले सकेंगे, इसमें वाणी आ गई, बोलने का है, खान पान का आ गया, ये सारी चीजें हम दूसरे भाव से इंडिकेट करते हैं। अब बात ये होगी भाई दूसरे भाव में ये सारी चीजें हैं। अब एक सिस्टम ये होता है, दूसरे भाव का मालिक कहाँ गया तो जहां जाएगा वहां रिजल्ट करेगा। बात दो मैंने यहां लिखा है कि दूसरे भाव का मालिक गया कहां, तो एक तो सिस्टम ज्योतिषी आती है कि वो कहां गया है। मैंने कहा था पहली वाली वीडियो में, यदि जिस भी मान लो केंद्र या त्रिकोण के अंदर जाएगा तो शुभ फल मिलेंगे, 6, 8, 12 के अंदर जाएगा तो गलत प्रभाव मिलेंगे, और यदि चतुर्थ भाव के अंदर, ये केंद्र भाव के अंदर आया, त्रिकोण में आया तो शुभ, केंद्र में आया तो शुभ, और छठे या 12वें भाव में गया, क्योंकि अब 8वां भाव में इसलिए नहीं लूंगा कि 8वें में आकर के तो वो दूसरे भाव को देखेगा ही, खुद के भाव को, तो बलिष्ठ हो जाएगा, अच्छी बात है वो तो बहुत। लेकिन 8वें भाव, ये छठे भाव और 12वें भाव यहां यदि जाता है तो निश्चित रूप से हमें कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। अब बात ये आती है, इस भाव के अंदर मान लो कोई आ जाता है तो उनका क्या फलादेश होगा। अब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यदि लग्नेश, पहली बात मैं बता देता हूं, लग्नेश जिस भी भाव के अंदर जाएगा, 6, 8, 12 को छोड़ करके, क्योंकि ये त्रिक भाव है और इनको 6, 8, 12 भावों के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। यदि यहां आता है लग्नेश तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा कष्ट या परेशानियां दिखाता है। लेकिन हम ये कहें कि यदि लग्नेश द्वितीय भाव के अंदर गया तो पहली बात तो ये धन योग होगा, क्योंकि लग्नेश हम स्वयं हैं। कहां चले गए? धन के अंदर चले गए। तो ऐसा व्यक्ति परिवार की उन्नति करता है, धन संचय पर ध्यान देता है। तो यहां यदि ये आता है तो ये बहुत शुभ कंडीशन पत्रिका में धन योग को लेकर के बनती है। वो परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, धन के लिए बहुत शुभ परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है, एक तो बात दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में आया तो भी शुभ है, क्योंकि वो खुद के भाव के अंदर बैठा है। और हर घर के अंदर हर व्यक्ति, कोई भी खुद के घर के अंदर हर प्रकार से खुश रहता है, मजबूत रहता है। तीसरे भाव से हम यदि बात करें तो ये फल दीपिका में भाव से भाव का संबंध बताया गया है। तो यदि हम भाव से भाव देखें तो तीसरे भाव से 12वां भाव है। तो और ये हमारा पराक्रम का भाव है और ये 12वां भाव है। तो आप ये समझे कि यदि तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में चले गया, जो कि हमारा पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का है, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यदि इस भाव का मालिक यहां जाता है तो इसका मतलब पराक्रम में निश्चित रूप से कमी आएगी और इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी नहीं होता और
वो कुछ अन्य लोगों से दब के रहना पसंद करता है। अपनी बातों को या अपने मन की जो भावनाएं होती हैं उनको भी वो हर व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ से पराक्रम से बारवा है, तो उसका जो साहस जो होता है ना, हिम्मत जो जुटाना होता है, उसमें निश्चित रूप से कमी आती है। अब बात आती है, यदि चतुर्थ भाव का मालिक दूसरे में चले जाए तो क्या होगा भाई? सुख भाव का मालिक इस भाव का मालिक यहां जाता है तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जमीन का, भूमि का, धन का पूरा लाभ मिलता है। पंचमेश का यहां जाना बहुत शुभ माना गया है। वो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के दम पर अपने ज्ञान के दम पर बहुत धन संचय करता है। छठे भाव थोड़ा सा यहां मैं इसको खराब बताऊंगा। जिसकी भी पत्रिका में छठे भाव का मालिक, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। यदि त्रिकोण का मालिक द्वितीय भाव के अंदर जाता है या केंद्र का मालिक द्वितीय भाव के अंदर जाता है तो हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलते हैं और हमको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसको हम शुभ परिणाम ही कहेंगे। कब कब? जब धन भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर केंद्र भाव के मालिक या त्रिकोण के मालिक धन भाव के अंदर चले जाते हैं तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। और छठे, आठवें के अंदर, आठवां भाव का मालिक यदि यहां जाएगा, एक मैं आठवें भाव की निश्चित रूप से एक डेफिनेशन दे देता हूं। ये जो भाव है इनको त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव का मालिक पत्रिका में जहां भी जाएगा उस घर में निश्चित रूप से कोई ना कोई खराबी जरूर देगा। अब छठे भाव का मालिक यदि द्वितीय भाव के अंदर चले गया, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी भी जुटाने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है। इस पत्रिका में सबसे ज्यादा यदि मुझको कोई ये योग नजर आता है खराब, तो एक तो दूसरे भाव का मालिक धन भाव के अंदर जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है। और एक मैं कहूं 12वें भाव का मालिक भी यदि दूसरे के अंदर आके बैठ जाता है तो ये भी बहुत शुभ कंडीशन नहीं होती। इसमें कंडीशन एक ही शुभ होती है कि ऐसा जातक की यदि हमको देखना पड़ता है, उसका कोई विदेश से यदि कांटेक्ट बन जाता है तो विदेश से अर्निंग के योग होते हैं। लेकिन यहाँ यदि हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो यहाँ हमारे जो कुल, क्योंकि ये कुटुंब का है ना, और ये यहाँ से 11वां भाव भी है, तो यहाँ से इसका जाना या धन के अंदर जाना एक शुभ कंडीशन, एक ही कंडीशन तो हो सकती है कि उसका यदि विदेश से कोई कांटेक्ट हो तो विदेश से आय हो सकती है। लेकिन इस भाव को यदि 12वें भाव का मालिक यहाँ जाता है, क्योंकि त्रिक भाव है, तो निश्चित रूप से हमारे कुटुंब में, कुल में कोई न कोई परेशानियों का सामना देखने को मिलेगा। और ये कहूं कि कुल के देवी देवताओं में भी निश्चित रूप से उनके भी आशीर्वाद में हमको दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठों से भी लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने इस भाव के बारे में बता दिया, इस भाव के बारे में बता दिया, केंद्र त्रिकोण के बारे में बता दिया। और एक अष्टम भाव की मैं बात करूं तो मान लो यहां का मालिक यहां जाके बैठ जाता है और वो इसी भाव को देखता है। यदि शुभ कंडीशन है तो निश्चित रूप से हमको किसी न किसी ऑकल्ट गुड रेशो से जोड़ेगा हमें।
और लेकिन ये दूसरे भाव की जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें थोड़ा मैं आपको जो ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था, और इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन जो रहते हैं दिमाग में किसी भी भाव को लेकर के, तो उसमें हमें इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो भाव का मालिक गया कहाँ है और उसके अंदर आया कौन है। क्योंकि सारी ज्योतिष जो टिकी होती है वो इन्हीं चीजों पर विशेष ध्यान केंद्रित होता है। और रही बात भावों की, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो 12 भावों की मैं बात कर रहा हूं इनमें बार बार ध्यान केंद्रित करता हूं। यदि किसी भी भाव का मालिक केंद्र में जाए या त्रिकोण भाव के अंदर जाए तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। त्रिक भाव के अंदर यदि जाए, त्रिसढ़ भाव के अंदर जाए, लेकिन मैं यहाँ एक बात कह दूंगा कि यदि धन भाव का मालिक 11वें में जाएगा तो ये देखो 1 2 3 4 अपने भाव से चौथा, इस भाव का मालिक यहाँ आता है तो अपने भाव से चौथा, और यहां से अपन जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्म भाव हो गया। ये इसका अपने कर्म के दम पर धन प्राप्त करता है। लेकिन केवल यहाँ जो विशेष जो रोल आता है वो केवल इसका, यहाँ जो ये संबंध बनता है ये थोड़ा सा इस भाव के अंदर जाने से संबंध खराब होगा। और यदि इस भाव का मालिक यदि यहाँ जाता है तो अभी संघर्ष तो आता है लाइफ में, लेकिन ये अपने भाव से 1 2 3 4 5 है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्याज से पैसा कमा सकता है। लेकिन इस भाव का मालिक यदि यहाँ गया, देखो यहाँ जो दो बात समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। इस भाव का मालिक यहाँ गया तो ये व्यक्ति अपने दैनिक खर्च भी दूसरे के आश्रित हो जाएगा। अब आप समझने का प्रयास करें फल को। यदि छठे भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति निर्धन हो जाता है या दूसरे के आश्रित हो जाता है। और इस भाव का मालिक, धन भाव का मालिक यदि यहां जाता है, कष्ट तो होगा क्योंकि ये ऋण रोग शत्रुओं का भाव है, लेकिन वो ब्याज से पैसे कमा सकता है क्योंकि ये यहां से 1 2 3 4 5 पांचवा हुआ। इसका थोड़ा सा आप देखने का तरीका आप दिमाग में रखें। अब यहां से यदि मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से ये नवाबी है। अब एक बात जो सबके दिमाग में आएगी कि क्या त्रिसढ़ाय भाव जो हैं यदि वो इतने खराब भाव हैं तो पाराशर जी ने इनको अपनी लाइफ में या सबकी लाइफ में जोड़े ही क्यों? तो मैं सबका ध्यान केंद्रित कर सकता हूं कि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, त्रिसढ़ाय भाव जरूर हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता यहीं से देखी जाएगी, ऋण रोग शत्रुओं से लड़ने की क्षमता यहीं से देखी जाएगी, परीक्षा में बैठने की क्षमता, परीक्षा में पास होने की क्षमता यहीं से देखी जाएगी, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता वो भी यहीं से देखी जाएगी। अब आप ये बताओ, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से रोग हो गया हमारे। अब रोग हो गया और यदि मान लो ये छठा भाव नहीं होता, ये छठा भाव तो बताता है कि आपको रोग से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ भाव है, जो ग्रह है, वो ही बताएगा आपको। तो इसलिए इसकी इंपोर्टेंस इतना, आप इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं समझे। यदि ये इतना नेगेटिव होता तो हमारे जो ऋषि थे वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे हित में ही सोचते थे हमेशा, इसलिए इस भाव को इतना ज्यादा नेगेटिव भी नहीं समझना चाहिए। यदि अष्टम भाव को हम ज्यादा नेगेटिव समझे तो जितनी भी चीज हैं, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ धन, सीबीआई, ये इंश्योरेंस कंपनी,
और बीमा कंपनी, गूढ़ विद्या, पीएचडी, ये सभी इसी भाव। अब आप ये सोचिए कितना खराब भाव था। तीसरा, ये छठा भाव की सब जगह ये कह रहे हैं कि ये ऐसा भाव है। आठवां भाव की सब ये कह रहे हैं कि ऐसा भाव। अब आप देखें इन सब चीज, इन भावों से हमें क्या क्या चीज मिल रही है। आप बताओ ये भाव अच्छे हैं या बुरे हैं। ये भाव को धर्म का भाव कहते हैं, लेकिन धर्म का सुख खाएं 12वें भाव में, इसको मोक्ष भाव कहते हैं। इसको विदेश यात्रा कहते हैं। विदेश यात्रा वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक वो होना चाहिए कि चतुर्थ भाव है ना, जिसको हम सुख भाव कहते हैं, वो पीड़ित होना चाहिए। इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि यही सुख होगा तो आदमी जाएगा क्यों अपने यहाँ से। यदि इस भाव का मालिक यहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से आदमी जा सकता है विदेश। इस भाव का स्वामी यहाँ जाएगा तो यहाँ पे वो आदमी विदेश जा सकता है। इस भाव का स्वामी यहाँ जाएगा तो भी विदेश के योग बन जाएंगे। तो ये, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, सुख भाव से दूरी जातक की होनी चाहिए। तो मैं आज आपका जो ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था वो एक, तो मैं आपको ये जो फार्मूला था ये वाला, इस पर सभी का ध्यान केंद्रित कर जाऊंगा कि मेरा जो विशेष सबके लिए जो बात है, ये मैंने एक उदाहरण लेके आपको समझाया है। मेरा जो विशेष यहाँ समझाने की बात थी कि हम किसी भी भाव पर फोकस करें तो हमें ये देखना चाहिए उस भाव का मालिक कहाँ गया है और उस भाव में कौन आया है। और इतना ही नहीं, एक चीज और कहूंगा मैं यहाँ पर, उसको देख कौन रहा है। इस पर भी अपना थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। दूसरे भाव का मालिक कहाँ गया है, उस भाव में कौन आया है, और उस जो कोई आया है उसको कौन देख रहा है। क्या वो लगन का मित्र है या शत्रु है। यदि वो लगन का मित्र है तो निश्चित रूप से उसके शुभ ही परिणाम मिलेंगे, चाहे वो बेशक कोई सा भी ग्रह हो। लेकिन यदि लगन का शत्रु है, उस भाव का, उस ग्रह का शत्रु है, उसके परिणाम हमें थोड़े गलत मिलेंगे। ये थोड़ा सा अपन को समझने की बात होती है कि इसका मालिक कहाँ गया, इसमें कौन आया और उसको देख कौन रहा है। इस भाव, बस ये तीन चीज जो है, जैसे मैंने आपको समझाया था, कारक भाव, भावेश और भाव कारक समझाए थे मैंने, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उनको भी दिमाग में रखें, इसको भी दिमाग में रखें। और एक चीज विशेष बात, कभी भी जन्म पत्री देखें, काल पुरुष की पत्रिका को हमेशा अपने दिमाग में रखें। हमेशा उस भाव में यदि काल पुरुष की पत्रिका का राशि का मालिक से संबंध बन जाता है, जैसे मैं यहाँ पे ये कहूँ, उसको जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर भी आपका सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, उस पर भी आप ध्यान दें थोड़ा सा, कि मैं एक मिनट इसको, लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। काल पुरुष की पत्रिका, मैं इनको मिटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। एक छोटा सा समझाना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप समझें कि मेरा कहने का मतलब क्या था। अब मैं यहां एक बात आपसे कहूंगा, ये काल पुरुष की पत्रिका है, इसको हमेशा, किसी भी पत्रिका को आप देखें, इस पत्रिका को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बैठा के रखें। इन किसी भी भाव में यदि इनके मालिक, जैसे यहां पर मेष राशि है, मेष राशि का मालिक मैंने शायद पहले भी बताया था, नहीं बताया तो फिर बता देता हूं। मेष का मालिक मंगल, दूसरे भाव में जो राशि है 2, उसका मालिक वृष राशि है, शुक्र है। 3 मिथुन राशि है, बुध है। कर्क, चतुर्थ राशि कर्क है, चंद्रमा है। पंचम राशि सिंह है, सूर्य है। छठी राशि कन्या है, बुध है। 7वीं राशि तुला है, शुक्र है। 8वीं राशि मंगल है।
वृश्चिक है, उसका मालिक मंगल है। 9वीं राशि देवगुरु बृहस्पति, 10वीं राशि शनिदेव, 11वीं राशि शनिदेव और 12वीं राशि मीन। अब मैं यहाँ आपका सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और आप थोड़ा सा इस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि मान लो दूसरे भाव में शुक्र है, इसका मालिक शुक्र हो गया, वृष राशि और मालिक हो गए इनके शुक्र। यदि किसी भी पत्रिका में कोई सी भी राशि हो, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन मान लो यहां पर शुक्र आके बैठ जाए, किसी भी पत्रिका के अंदर यहां शुक्र आके बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये है। अब हम यह देखेंगे, यदि कालपुरुष की पत्रिका में शुक्र इस भाव का मालिक है और शुक्र मान लो धन भाव के अंदर आ जाता है, चाहे राशि कोई सी भी हो, किसी भी कंडीशन पे हो, और शुक्र की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से हमको धन संबंधी सभी सब परेशानियों से हमको मुक्ति दिलाता है और हमारा जो आर्थिक जीवन होता है वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित होता है। मैं यहाँ एक जो चीज ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था वो इसका भी थोड़ा सा इसमें जोड़ने के लिए कहना चाह रहा था। उसी तरीके से एक चीज और मैं आप कहता हूँ, जैसे मकर राशि आ रही है धन भाव, इसमें कर्म भाव के अंदर, तो जब भी हम कर्म की बात करें तो मकर राशि पर जरूर फोकस करें। उसी तरीके से मैं एक चीज और कह देता हूँ कि यदि सप्तम भाव, इसको मारक भाव भी कहा गया है, सप्तम भाव का मालिक यदि यहां जाता है तो ये बड़ा मारक है। तो इस कंडीशन को हम बहुत अच्छा ना माने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई उसमें अपन को राशि वगैरह देखना पड़ेगा, उसमें कौन देख रहा है। एक चीज और जब देखने की बात आती है तो मैं यहाँ एक चीज और कह देता हूं, यदि दूसरे भाव का संबंध मंगल से हो जाए, शनि से हो जाए, राहु से हो जाए, इस कंडीशन पे, और दूसरे भाव का मालिक संबंध गुरु से या शुक्र से हो जाए, शुक्र गुरु उसको खाने पीने का शौकीन बनाएगा। ऐसा व्यक्ति, शुक्र फिर भी थोड़ा खट्टा मीठा पसंद करेगा, लेकिन गुरु का संबंध यदि यहाँ बन जाता है, गुरु की पोजीशन सही है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मीठा खाना ज्यादा पसंद करेगा। तो हम ये कहेंगे ये तो शुद्ध सात्विक तरीके से ही खाने पीने का शौकीन होगा, लेकिन मंगल यदि मंगल का संबंध यहाँ बन जाता है द्वितीय भाव से, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी पर हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो वाणी से हमेशा अपना नुकसान करता है, क्योंकि दूसरे भाव का मंगल का बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे गए हैं। उसी प्रकार से एक चीज और मैं केंद्रित कर दूं, लेकिन यदि मंगल का संबंध द्वितीय भाव के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति नॉन वेज का शौकीन ज्यादा होगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। यदि शनि का या राहु का संबंध बन जाता है द्वितीय भाव से किसी भी तरीके से, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि राहु केतुओं की भी दृष्टि होती है, और राहु केतु जहां पर बैठते हैं वहां से नवम, पंचम और सप्तम दृष्टि, सप्तम तो सभी की दृष्टि होती है, लेकिन नवम पंचम भी देखते हैं। तो राहु केतु से पंचम या नवम में भी यदि इस भाव पर प्रभाव आता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मदपान करने वाला होगा। इसका ध्यान रखें, राहु या केतु की किसी भी प्रकार से दूसरे भाव से युति हो जाए तो वहां पर ध्यान केंद्रित करना कि वो मदपान का शौकीन हो जाता है। मदपान में सारी चीजें आती हैं जिसमें हम शराब, धूम्रपान को भी लेंगे, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें।
ये आज का मेरा एक टॉपिक था कि हम द्वितीय भाव को कैसे देखें। मैं फिर एक थोड़ा सा, एक तो ये चैप्टर अपना रह रहा था, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि सप्तम भाव का मालिक, क्योंकि ये केंद्र भाव में आ रहा है, मैंने बोला था केंद्र त्रिकोण, लेकिन यहाँ मारक भाव भी है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। लेकिन यदि वहां में जाकर के मालूम मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, वो भी हमें देखना होगा, और किस भाव से वो दृष्ट है उसको भी देखना होगा। इस पर भी ध्यान केंद्रित करें। मैं समझता हूं कि आज मैंने आप सबके समक्ष दूसरे भाव को किस प्रकार से देखा जाता है उस पर सभी का ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। और आज दूसरे भाव की काफी कुछ व्याख्या पढ़ने की है। मेरे कुछ एक दो बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि एक बात आती है बाधक भाव। बाधक को हम इंडिकेट कर सकते हैं बाधा से। यहां मैं थोड़ा सा सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। यहां मैं यदि ये बाधक भाव के बारे में आपको सबको बताता हूं, अभी तक मैंने भावों में राशियां नहीं ली, लेकिन मैं यहाँ कुछ राशियों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि 12 राशियां हैं हमारी। जो कि उनको हम चर, स्थिर, द्विस्वभाव के नाम से जानते हैं। चर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारी राशियां हैं। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, आया द्विस्वभाव। इस प्रकार से हम राशियों को बांटते हैं। यहाँ इसी प्रकार से हम तत्वों को भी बांट सकते हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। मैं जब बाधक भाव की बात करूंगा तो ये चीज समझाना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इसको हम इधर यदि देखते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं यहां से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
इसको हम तत्वों के आधार पर भी यदि लें, उसी प्रकार से तत्वों के आधार पर भी हम ले सकते हैं। इसको कह सकते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इसको भी हम देखें, इसी प्रकार की सेम ही कंडीशन बन जाएगी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इसको भी उसी प्रकार से ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर नक्षत्र बताए थे, और नक्षत्रों में भी मैंने आपको एक चीज, मैं यहाँ उस चीज को भी कंप्लीट करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि एक राशि के 9 चरण होते हैं। एक, दो, तीन, चार। और इनमें एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और उसमें जो चरण बताए थे मैंने 1 2 3 4 बताए थे, ये वो ही चरण है। इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला चरण अग्नि का होता है, जिसको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। दूसरा वैश्य, तीसरा शूद्र, और चौथा जो चरण होगा वो ब्राह्मण का होगा। इसका भी आप ध्यान इसी प्रकार से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसको भी आप लगा के देख सकते हैं। और चरणों में जब हम चरणों की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर राशि, जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में, ये बहुत बारीकी का सिस्टम है। एक तो थोड़ा सा नक्षत्र पर देखें और नक्षत्र में भी चरण पे देखें, वहां से भी आप इन चीजों को यदि इंडिकेट करेंगे तो आपको व्यक्ति में स्वभाव में ही इस प्रकार के गुण दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ जो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये तो छोटा सा टॉपिक रह गया था उस दिन, उसको मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। यहाँ मैं कहूंगा कि हमें ये कहा गया है कि चर राशि में जो बाधक होते हैं, चर राशियों में बाधक यदि किसी को बताया गया है तो 11वें भाव को बताया गया है। स्थिर राशि में 9वें भाव को, और द्विस्वभाव राशि में 7वें भाव। और हमें जब पढ़ाया जाता है तो इतना ही पढ़ा के छोड़ देते हैं कि चर राशि के अंदर बाधक ग्रह 11वां भाव, स्थिर राशि के अंदर 9वां भाव, द्विस्वभाव राशि के अंदर 7वां भाव। मैं आपसे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या इतना ही
अपन समझें जो कि हमें बताया गया है। जैसा हम देखते हैं, यदि चर राशि हो, लगन यदि चर राशि की हो तो 11वां भाव बाधक होता है। क्यों भाई? ये तो धन का भाव है, इनकम का भाव है, इसको हम बाधक कैसे माने? दूसरी बात, नवम भाव जिसको बलि त्रिकोण माना है, सबसे बड़ा त्रिकोण या बलि त्रिकोण माना है। तो ये क्या एक्चुअल में सच्चाई ये है कि इस भाव को हम, सप्तम भाव है तो सप्तम भाव भी केंद्र का भाव है, हमारे पार्टनर का भाव है। इस भाव को यदि हम माने तो क्या ये सही है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। यहां पर भी कुछ कंफ्यूज है, उस कंफ्यूज को भी आज हम दूर करेंगे। कंफ्यूज क्या है? कंफ्यूज है कि मान लो कोई भी ग्रह इन भावों में जाके बैठ जाए, तीनों भावों में, तो क्या वो बाधक का काम करेगा या हमें बाधा पहुंचाएगा? तो हम कहेंगे नहीं। इस भाव को कभी भी बाधक नहीं माने। इन भावों के जो स्वामी हैं, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताए थे, भाव के स्वामी कैसे हम देखते हैं, मैंने आज भी बताया था कि लगन का जो मालिक होता है उसको हम लग्नेश कहते हैं। उसी प्रकार से भावों का जो मालिक होता है, जिस राशि का अंक लिखा होता है, उसका जो मालिक होता है वो बाधक होगा, ना कि भाव बाधक होगा। पहली बात तो ये एक कंफ्यूज था अपने दिमाग में, इसको अपन सभी दूर करें। दूसरी बात, हमको जो पढ़ाया गया है कि इन भावों का, अब मैं ये कहूंगा, इसको थोड़ा सा शब्द को चेंज कर रहा हूं कि इन भावों का जो मालिक है वो बाधक होगा। बाधक यानी बाधा पहुंचाने वाला होगा। अभी बाधक पहुंचाएगा कैसे? तो हमारे काम में बाधा पहुंचाएगा, चलते हुए काम में कोई ना कोई ब्रेकअप आ जाएगा, बढ़ते हुए कामों में अवरोध आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि बाधा, इन्हीं को तो कहते हैं कि भी काम में कोई ना कोई अवरोध आ जाना, इसी को हम बाधक कहेंगे। लेकिन ये चैप्टर इतना सा नहीं, जैसा हमको पढ़ाया गया ऐसा नहीं है। इसको और थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, क्योंकि जब किसी चीज के अपन आगे चलते हैं, इतना सा पढ़ के बैठ जाना वो हमारे लिए घातक होगा। यहां स्पष्ट लिखा है, ये जब तक यदि 22वें नवमांश या 64वें दशकांश और 64वें नवमांश से संबंध नहीं बनाता, यदि इन दोनों से इसका संबंध नहीं बनता, इस भाव के स्वामियों से, यानी 11, 9 और सप्तम, इसको भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना। 11 मैंने केवल चर राशि के लिए लिखा है, स्थिर राशि के लिए मैंने 9 और द्विस्वभाव राशि की मैंने सप्तम भाव बोला है। और भाव के स्वामी, भाव भी नहीं बोला, गलत, भाव के स्वामी, भाव के स्वामी, इनका ध्यान रखना। यदि इनका संबंध 22वें दशकांश से 64वें नवमांश से यदि बनता है तो ही वो बाधक का काम करेंगे, अन्यथा कोई बाधक का काम नहीं करेंगे। इन भावों में कोई भी ग्रह बैठेगा तो भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। इन भावों और इन भावों के जो मालिक होंगे, यदि इनसे संबंध नहीं बनता तो कोई बाधक
नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। अब आप मेरे से ये पूछेंगे सर ये बात तो सही है, लेकिन 22वां दृष्टिकोण कैसे देखें और 64वां नवमांश कैसे देखें? मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ छोटा सा, कि 22वां जो दृष्टिकोण है, जब हम पत्रिका का D3 चार्ट देखते हैं, उसका जो अष्टम भाव जो होता है, उसका अष्टम भाव, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए सामान्य, मैंने इसीलिए राशियां इंडिकेट नहीं की, इस भाव में जो राशि लिखी होगी अष्टम भाव में, क्योंकि यहां से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव में जो राशि होगी उसका मालिक 22वां दशकाण होगा। इसका थोड़ा सा इंडिकेट आप नोट करें, D3 का अष्टम भाव का मालिक का संबंध यदि किससे बने, इन बाधक भावों के स्वामी से बने। D3 चार्ट जब हम देखते हैं तो उसके अष्टम भाव का मालिक यदि इनके मालिक से संबंध बनाए तो निश्चित रूप से हमको बाधा मिलेगी। और नवमांश पत्रिका में 64वां कैसे देखें, सादा और सिंपल बता रहा हूं। D9 में जहां चंद्रमा बैठा हो, मैं फिर बोल रहा हूं, 64वां नवमांश देखने के लिए D9 में या नवमांश पत्रिका में जहां चंद्रमा बैठा हो, उससे चौथे भाव का मालिक 64वें नवमांश में आएगा। कितना इजी तरीका है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल हमको D3 देखना है इसके लिए और नवमांश देखना है इसके लिए। अब यदि इनका संबंध इनके स्वामियों के साथ आ जाता है तो निश्चित रूप से बाधक का काम करेगा, अन्यथा कोई बाधक का काम नहीं करेगा। इसका आप थोड़ा सा कोई भी, एक तो मैंने जहां तक देखा केवल हमको यही पढ़ाया जाता है कि चर राशियों में 11वां भाव, स्थिर राशियों में 9वां भाव, द्विस्वभाव राशियों में 7वां भाव बाधक का काम करता है, जो कि आधा अधूरा ज्ञान है। हम ये कहेंगे इन भावों के मालिक का संबंध यदि 22वें दशकाण या 64वें नवमांश से संबंध बनता है तो निश्चित रूप से ये बाधक का काम करेगा। बाधक मतलब बाधा, किसी भी कार्य में अवरोध डालना। यहां मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यदि 64वें नवमांश से कांटेक्ट बनता है तो इट मींस उसका मानसिक तनाव के साथ होगा। और D3 क्योंकि ये शारीरिक या भाई बहनों से संबंधित चार्ट देखते हैं इसको हम, और इसको पत्नी का देखते हैं, तो यहाँ मानसिक परेशानी देखने को मिलेगी और ये यहाँ शारीरिक परेशानी देखने को मिलेगी। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। मैं समझता हूं कि आज मैंने आपको भावों को देखना और एक बाधक भाव जो है उस पर सभी का एक ध्यान, या जो मैं कहूं कि एक सुलझा हुआ रहस्य था, उस पर सभी के समक्ष प्रकाश डालने की कोशिश किए।
और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के समक्ष था। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और मेरा सहयोग करें। मैं आपके समक्ष इसी प्रकार से नई नई चीजें लेके आता रहूंगा और जो ज्योतिष के बिना सुलझे हुए या उलझे हुए जो रहस्य हैं उनसे मैं पर्दा उठाने की कोशिश आप सभी के समक्ष करूंगा। एक मेरा प्रयास भी है कि मैं आगे आने वाले समय में निशुल्क किसी, जैसे रविवार को 4 से 5 ऐसा लाइव पर भी आने की कोशिश करूंगा और उसमें मैं फ्री कंसल्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसमें आप सभी का मेरे को सहयोग चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी मेरा सहयोग इस कार्य में करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।